अगर आपसे कहा जाए कि कुछ कुछ चुने हुए शब्द आपकी सोचने की शक्ति को, आपके काम करने के तरीके को और यहाँ तक कि आपकी किस्मत को भी पूरी तरह बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये सुनने में थोड़ा किसी सेल्फ हेल्प गुरु के दावे जैसा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो हमारे दिमाग के लिए एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ, सही कोड डालिए और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल सकते हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास हर तरह के स्रोत हैं। मार्केटिंग ब्लॉग्स हैं जो शब्दों के जादू से सामान बेचते हैं, मुश्किल अकादमिक विश्लेषण हैं। प्रेजेंटेशन गाइड्स हैं, अवार्ड सेरेमनी की स्पीच भी है। हाँ, तो हमारा मकसद इन सब में से सबसे ज़रूरी और काम की बातें निकालकर एक ऐसी टूल किट बनाना है जिससे किसी भी बातचीत को ज़्यादा असरदार और यादगार बनाया जा सके। और इसकी शुरुआत दूसरों से बात करने से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है खुद से बात करने से। बिल्कुल। क्योंकि एक स्रोत हमें याद दिलाता है कि तनाव बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हम उन घटनाओं के बारे में खुद से क्या कहते हैं, उससे पैदा होता है। यही मुश्किलों से लड़ने की ताकत, मतलब रेजिलियंस का आधार है। हाँ। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी इस अंदरूनी कहानी को बदल सकते हैं? हाँ, और यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो कमाल का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। बेसिकली हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये गीली मिट्टी जैसा है। हम जिन विचारों और आदतों को बार बार दोहराते हैं, उनसे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। हाँ, उन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। एक कहावत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ न्यू मेंटल हाईवे। एग्जैक्टली। तो मतलब हम अपनी सोच के पैटर्न को जानबूझकर बदल सकते हैं, और इसका सबसे आसान तरीका है अफर्मेशंस। यानी सकारात्मक बातें दोहराना। हाँ, लेकिन इसमें एक टेच है, ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। सबसे बड़ा नियम है कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलें। मैं कामयाब बनूंगा नहीं। नहीं, जब आप ऐसा कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है, अच्छा मतलब अभी नहीं है। ये लक्ष्य को और दूर धकेल देता है। तो सही तरीका होगा, मैं कामयाब हूं। लेकिन क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं है? अगर मैं अंदर से कामयाब महसूस नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं कामयाब हूं बोलने से क्या होगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है कि ये खुद से झूठ बोलना नहीं है, ये अपने दिमाग को एक नया डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन देना? हाँ, आप अपने दिमाग को ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, बल्कि आप उसे ये बता रहे हैं कि इस दिशा में सोचना शुरू करो। अच्छा। और इसे सुबह उठते ही या शीशे में देखकर बोलना ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि तब आपका दिमाग नए सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। इट्स नॉट अबाउट डिल्यूजन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। ये तो हुई खुद से बात करने की तकनीक। लेकिन कभी कभी मन में इतनी उथल पुथल होती है कि सकारात्मक सोचना मुश्किल लगता है। ऐसे में एक और दिलचस्प तकनीक है, एक्सप्रेसिव राइटिंग। हाँ, ये जेम्स पेनेबेकर का काम है, और ये बहुत शक्तिशाली है। किसी भी परेशानी के बारे में बस 20 मिनट तक बिना रुके, बिना एडिट किए लिखते जाइए। ग्रामर, स्पेलिंग की कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं। जब आप अपने उलझे हुए विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो कम डरावने और ज्यादा मैनेजेबल लगने लगते हैं। आप अपनी कहानी के शिकार नहीं, बल्कि उसके लेखक बन जाते हैं। तो किसी भी असरदार बातचीत की पहली सीढ़ी है अपनी अंदरूनी सोच को समझना और उसे दिशा देना। जब यहाँ क्लैरिटी आ जाती है, तभी हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए तैयार होते हैं। एक बार जब आपका अंदर का नक्शा साफ हो, तभी आप बाहर की दुनिया के लिए रास्ता बना सकते हैं। तो ठीक है, एक बार जब हमारी सोच साफ हो गई तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत झांसा कैसे बनाएं? क्योंकि एक अच्छा आइडिया भी बिना स्ट्रक्चर के बिखर जाता है ना? सही कहा। और इसके लिए एक एवरग्रीन मॉडल है, जिसे आप शायद हर बेहतरीन टेड टॉक या सेल्स पिच में देखते होंगे, बिना ये जाने कि आप उसे देख रहे हैं। और वो है मनरोज मोटिवेटेड सीक्वेंस। बिल्कुल। ये 1930 के दशक में बना था, लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इंसान के सोचने और फैसले लेने के तरीके का एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। एग्जैक्टली। ये 5 कदमों का एक सफर है जिस पर आप अपने सुनने वाले को ले जाते हैं। पहला कदम है अटेंशन। ध्यान खींचना। हाँ, यहाँ आपको कुछ चौंकाने वाला, कोई कहानी या कोई सवाल पूछना होता है। तो ये बेसिकली दिमाग के बाउंसर को जगाने जैसा है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। क्या बढ़िया एनालॉजी है। बिल्कुल वही, वो बाउंसर जो तय करता है कि कौन सी जानकारी अंदर जाएगी और कौन सी बाहर रह जाएगी। हाँ,
एक बार बाउंसर ने आपको अंदर आने दिया, तो दूसरा कदम है नीड, जरूरत बताना। यहां आप एक समस्या को इतनी शिद्दत से बताते हैं कि सुनने वाले के दिमाग में एक टेंशन पैदा हो जाए, एक तरह की मेंटल इच जिसे वो सुलझाना चाहे, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। और जैसे ही वो बेचैन होने लगते हैं, आप हीरो की तरह एंट्री करते हैं तीसरे कदम के साथ, सैटिस्फैक्शन, समाधान देना। हाँ, आप उस समस्या का एक साफ, सीधा और करने लायक समाधान पेश करते हैं। इससे उन्हें राहत मिलते हैं। चौथा कदम मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, विजुअलाइजेशन, परिणाम दिखाना। मतलब आप उनके दिमाग में एक फिल्म चलाते हैं कि समाधान अपनाने के बाद उनकी दुनिया कितनी बेहतर दिखेगी। You're selling the destination, not the aeroplane. सही। और ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और आखिर में पांचवा और सबसे जरूरी कदम है एक्शन, कार्रवाई का आह्वान। हाँ, आप हमें बहुत ही सीधा, सरल और तत्काल कदम उठाने के लिए कहते हैं। अभी इस लिंक पर क्लिक करें, आज ही कॉल करें। अगर एक्शन मुश्किल हुआ तो वो उसे टाल देंगे। इसके अलावा भी कुछ सरल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, बेनिफिट। हाँ, या फिर एक जो मुझे बहुत पसंद है, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट, एग्जैक्टली, नाउ व्हाट। हाँ, वो बहुत असरदार है। व्हाट मतलब ये रही जानकारी, सो व्हाट ये आपके लिए इसलिए जरूरी है, और नाउ व्हाट अब आपको इसके साथ ये करना है। तो हमारे पास अपनी सोच को बदलने का तरीका है, और बात को रखने के लिए एक ढांचा भी है। लेकिन एक खाली ढांचा तो किसी काम का नहीं। असली जादू तो उन शब्दों में है जिनसे हम इसे भरते हैं ना। बिल्कुल, और यहीं पर पावर वर्ड्स या ट्रिगर वर्ड्स का खेल शुरू होता है। अच्छा, ये वो शब्द हैं जो हमारे दिमाग के लॉजिकल फिल्टर को बाईपास करके सीधे इमोशनल सेंटर पर असर करते हैं। ओके, पावर वर्ड्स मैंने एड्स में हर समय देखे हैं। अनलॉक, सीक्रेट, फाइनली रिवील्ड, ये शब्द तुरंत एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है भरोसे के लिए, शब्द जैसे प्रूवन, गारंटीड, साइंटिफिक, फैक्ट्स। ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को शांत करते हैं जो खतरे से डरता है। सही। दूसरी श्रेणी होगी तुरंत कार्रवाई के लिए, जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। लिमिटेड, नाउ, टुडे, एक्सपायरिंग, ये शब्द हमारे अंदर कुछ खो देने का डर पैदा करते हैं। और तीसरी, मेरी पसंदीदा श्रेणी है प्रेरणा के लिए। इमेजिन, डिस्कवर, एम्पावर, बिल्ड। इमेजिन शब्द तो लगभग हिप्नोटिक है ना? जब आप किसी से कहते हैं कल्पना कीजिए, तो आप उन्हें अपने दिमाग में एक सकारात्मक भविष्य की तस्वीर बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण अमेज़न का फ्रांस में किया गया प्रयोग है। जब उन्होंने शिपिंग की कीमत सिर्फ 1 फ्रैंक रखी, जो कि ना के बराबर है, तो बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे बदलकर मुफ्त यानी फ्री कर दिया, बिक्री आसमान छूने लगी। हाँ, साइकोलॉजिकली मुफ्त और लगभग मुफ्त के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मुफ्त शब्द हमारे दिमाग में एक इरैशनल एक्साइटमेंट पैदा करता है। ये तो कमाल है। एक और पावर वर्ड है बिकॉज, यानी क्योंकि। एक मशहूर प्रयोग में जब कोई व्यक्ति फोटोकॉपी मशीन की लाइन में आगे जाने के लिए कहता था, तो सिर्फ 60% लोग उसे जगह देते थे। लेकिन जब उसने कहा, क्या मैं आगे जा सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनानी है, तो 93% लोग मान गए। जबकि कारण बहुत मामूली था। हाँ, लेकिन सिर्फ क्योंकि शब्द ने हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक रीजन गिविंग रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दिया। ये दिखाता है कि हम कितने आसानी से सिर्फ एक शब्द से प्रभावित हो सकते हैं। शब्दों के चुनाव में एक और एडवांस तकनीक है रिटोरिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल, जैसे कि ट्राइकोलन। ट्राइकोलन मतलब एक ही लय में 3 शब्दों या वाक्यों का समूह। हाँ, हमारे दिमाग को 3 की संख्या में पैटर्न बहुत पसंद है। ये एक पूरी और संतुष्टजनक फीलिंग देता है, जैसे जूलियस सीजर का वेनी, विधि, विची। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। या इब्राहिम लिंकन का गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सुनने में इतना पावरफुल और यादगार लगता है। बिल्कुल। तो सही शब्दों का चुनाव सिर्फ सजावट नहीं, ये मनोविज्ञान का एक शक्तिशाली टूल है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, शब्द चुन लिए गए हैं, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट भी खराब डिलीवरी से बर्बाद हो सकती है। स्टैनफोर्ड के लेक्चरर मैट इब्राहिम्स बताते हैं कि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी क्रेडिबिलिटी को कम कर देती हैं। उन्होंने 3 आम गलतियों का जिक्र किया है। पहली है हिजेस। हाँ, ये आपकी बात को कमजोर बनाते हैं। शब्द जैसे मेरे ख्याल से, शायद, एक तरह से।
ये अनिश्चितता दिखाते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है कि जगह कहें मेरा मानना है कि यह एक अच्छा आइडिया है। दूसरी गलती है टैग क्वेश्चंस। वाक्य के अंत में है ना या ठीक है जोड़ना। हाँ, ये ऐसा लगता है जैसे आप अपनी ही बात के लिए दूसरों से वैलिडेशन मांग रहे हैं। और तीसरी जो बहुत आम है वो है अप टॉकिंग। अप टॉकिंग। हाँ, जब आप अपना वाक्य खत्म करते हुए अपनी आवाज का पिच ऊपर ले जाते हैं तो आपका स्टेटमेंट भी एक क्वेश्चन जैसा लगता है। मैंने कई युवा प्रोफेशनल्स को देखा है जो अपने बेहतरीन आइडिया को भी ऐसे पेश करते हैं जैसे वो कोई सवाल पूछ रहे हों। इससे उनके बॉस को लगता है कि वो खुद ही अपने आइडिया को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इन सब से बचने का तरीका क्या है? अप टॉकिंग के लिए एक आसान ट्रिक है। वाक्य के अंत में सांस को अंदर खींचने की बजाय बाहर की ओर छोड़ें। इससे आवाज स्वाभाविक रूप से नीचे आती है। अच्छा। और अपनी बात को असरदार ढंग से कहने के लिए 4 P's ऑफ स्पीच का नियम याद रखें। पावर, पिच, पेस एंड पॉज। हाँ, पावर यानी आवाज का वॉल्यूम, पिच यानी उतार चढ़ाव, पेस यानी रफ्तार और पॉज यानी ठहराव। ठहराव यानी पॉज। वो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड टूल है। किसी जरूरी बात से ठीक पहले रुकने से सस्पेंस बनता है और बाद में रुकने से बात को हजम करने का वक्त मिलता है। द पॉज इज वेयर द मैजिक हैपेंस। It gives your words weight and your listeners time to think. तो हमारे पास ये सारे टूल्स हैं, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी बात है ये जानना कि इन टूल्स का इस्तेमाल किसके सामने करना है। यानी अपने श्रोताओं को समझना। क्योंकि एक ही संदेश हर किसी के लिए काम नहीं करता। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा नियम है अपने श्रोताओं को जाने। हमारे एक स्रोत में एक वक्ता ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने चीन में एक प्रेजेंटेशन के दौरान दर्शकों से एक सीधा सवाल पूछा और जवाब में खामोशी। किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें बाद में पता चला कि वहां की संस्कृति में मंच से सीधे किसी एक व्यक्ति से सवाल पूछना उसे मुश्किल में डालने जैसा है। लोग असहज हो जाते हैं। ये बताता है कि जो तरीका एक संस्कृति में एंगेज करता है वो दूसरी में एलियनेट कर सकता है। तो अपनी बात को ढालने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकते हैं? पहला है सांस्कृतिक संदर्भ। अगर आपके श्रोता दुनिया भर से हैं तो यूनिवर्सल उदाहरण दें, जैसे फ्रेंड्स टीवी शो। लेकिन अगर आप भारत में बात कर रहे हैं तो क्रिकेट का उदाहरण जैसे छक्का मारना ज्यादा जल्दी कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। और मजाक का क्या? वो तो और भी ज्यादा ट्रिकी है। बहुत ज्यादा। हाँ, अमेरिका में सीधा और सरकास्टिक मजाक चल सकता है। जापान में शब्दों पर आधारित सटल मजाक बेहतर काम करता है। गलत तरह का मजाक आपको श्रोताओं से जोड़ने की बजाय दूर कर सकता है। और बॉडी लैंग्वेज भी? वो भी बहुत मायने रखती है। थम्स अप का इशारा ज्यादातर जगहों पर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ मध्य पूर्वी देशों में इसे अशिष्ट माना जाता है। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, सहानुभूति। एग्जैक्टली। असरदार संवाद का पहला कदम सहानुभूति है। ये समझना कि आपके श्रोता कौन है, उनकी उम्मीदें क्या हैं और उन्हें आपसे क्या सुनने की जरूरत है। जब आप उनकी सेवा करने के इरादे से बोलते हैं तो आपका संदेश अपने आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इट्स अबाउट बीइंग इन सर्विस ऑफ योर ऑडियंस। तो आज हमने एक पूरा सफर तय किया, अपनी सोच को बदलने की अंदरूनी प्रक्रिया से लेकर एक मजबूत संदेश बनाने की वास्तुकला तक, और आखिर में उसे सामने वाले के दिल और दिमाग तक पहुंचाने की कला तक। और इसका मकसद किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है। लेकिन एक स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का जिक्र है जो इस सारी बातचीत को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हाँ, ये बात खेल की दुनिया से आती है। कुछ सबसे कामयाब स्पोर्ट्स कोच हाफ टाइम के दौरान जब टीम हार रही होती है तो वे कोई जोरदार भाषण नहीं देते। वो क्या करते हैं? वे चुप रहते हैं। चुप रहते हैं? हाँ, ये चुप्पी खिलाड़ियों को खुद से या एक दूसरे से बात करने, अपनी रणनीति पर फिर से सोचने और अंदर से प्रेरणा खोजने का मौका देती है। तो आज का आखिरी विचार ये है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सही शब्द ढूंढ रहा है, क्या कभी-कभी सबसे शक्तिशाली संवाद चुप रहना हो सकता है?